प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज भी जो है हम अमृतपाल के बारे में कुछ थोड़ा सा बात कर लें। अमृतपाल के इरादे बहुत ही खतरनाक थे। वो नशा करने वाले और पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुबई से लौटने के बाद अमृतपाल ने अपने पैतृक गांव जल्लूपुर में एक नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया। इसके साथ ही उसने ऐसे पूर्व सैनिकों की तलाश शुरू कर दी जो सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे, ताकि उनका इस्तेमाल हथियारों के प्रशिक्षण देने में किया जा सके। उसने 2 पूर्व सैनिकों की पहचान की और उनका ब्रेन वॉश कर अपने साथ मिला लिया। इनकी पहचान वरिंदर सिंह और तलविंदर सिंह के तौर पर हुई है। दोनों ने अमृतपाल के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू की। इसके लिए उसने मारे गए आतंकवादी दिलावर सिंह की को युवाओं के सामने प्रेरणा स्रोत के तौर पर रखा। मानव बम बनकर दिलावर सिंह ने खुद के साथ पूर्व सीएम बेअंत सिंह को उड़ा दिया था। पुलिस ने बताया कि जब अमृतपाल ने वारिस पंजाब दे की कमान संभाली तो उस समय उसके पास सिर्फ 2 निजी गार्ड थे। अचानक से उसके पास गार्ड की संख्या बढ़ गई थी। इस साल की शुरुआत में यह संख्या 16 हो गई थी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि इनमें से 7 वे लोग थे जो नशा मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ने के लिए भर्ती हुए थे। दोनों पूर्व सैनिकों ने इलाज के दौरान उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। पुलिस ने बताया कि वरिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तलविंदर सिंह फरार है। दोनों के शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि उसने जल्लूखेड़ा के पास बहती नदी के किनारे एक फायरिंग रेंज बनाई थी, जहां पर युवाओं को अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह खुलासा उसके गनमैन तेजिंदर सिंह गिल से मिले मोबाइल से मिले वीडियो और फोटो से हुआ। कुछ वीडियो में वह युवाओं को हथियार के बारे में बारीकी से समझा रहा है। कुछ फोटो भी मिले जिसमें आनंदपुर खालसा फौज के होलोग्राम भी बने थे। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित प्रेस क्लब में शनिवार को पाकिस्तानियों ने खुद से अपनी पोल खोल दी। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तानी कहीं भी बाज नहीं आते। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ वाशिंगटन डीसी स्थित प्रेस क्लब में कश्मीर के बदलाव विषय पर चर्चा हो रही थी। इसका आयोजन इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज़ की तरफ से किया गया था। बताया जाता है कि इस दौरान कश्मीर के रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे विकास कार्यों और अच्छे बदलावों की तारीफ करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद कुछ पाकिस्तानी अफसरों को ये तारीफ रास नहीं आई। उन्होंने बीच कार्यक्रम में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें कार्यक्रम से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। वाशिंगटन डीसी प्रेस क्लब में इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज़ ने कश्मीर फॉर टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की थी। इस पैनलिस्ट में जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद और जम्मू कश्मीर में बारामूला नगर परिषद के अध्यक्ष तौसीफ रैना भी शामिल थे। मीर जब अपनी बात रख रहे थे तभी कुछ पाकिस्तानी खड़े होकर हंगामा करने लगे। इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर हुआ है। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स बेहद गुस्से में दिख रहा है। उसे कुछ लोग धक्के देकर निकाल रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी चिल्लाते हुए जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटा जा रहा है। पाकिस्तानी शख्स की इस हरकत का कश्मीर के वक्ताओं ने तुरंत जवाब दिया। वीडियो में वक्ता को कहते हुए सुना जा सकता है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। पूरे दर्शकों ने आज आपका असली चेहरा देख लिया। हमने कश्मीर में जो देखा, हमने आज वाशिंगटन में जो देखा, और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि ये लोग कितने क्रूर हैं। ऑडियंस देख रहा है कि कश्मीर की बर्बादी के पीछे तुम लोग ही हो। यही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इस पर हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मीर जुनैद ने विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कश्मीर का शांति, समृद्धि और प्रगति की भूमि के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। जम्मू और कश्मीर ने कई बदलाव देखे हैं जो इसे विरोध की स्थिति से एक प्रगतिशील केंद्र शासित प्रदेश में ले गए हैं। उन्हें पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा, हमें अब विवादास्पद बयानबाजी से परे देखना होगा। जो देश वैश्विक मंचों पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का ढोल पीट रहे हैं, उनका कश्मीर की शांति, प्रगति और समृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करें कि कश्मीर उनके लिए एक अस्तित्वगत समस्या है और इसलिए वे कश्मीर में हिंसा की आग जलाए रखना चाहते हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय के अवर सचिव PR तुलसीदास ने कहा कि हमें भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भलाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। पाकिस्तान के व्यर्थ के प्रचार में शामिल नहीं होना है। बता दें कि कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे का जवाब सार्वजनिक रूप से दिया जा रहा है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बृहस्पतिवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान ब्रिटिश सांसदों ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की
मांग की। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य बॉब ब्लैकमैन ने जहां हिंसा में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के उपायों पर संसद में चर्चा करने की मांग की, वहीं विपक्षी दल लेबर पार्टी के सदस्य गैरेथ थॉमस ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताने को कहा। कैबिनेट मंत्री पेनी मोर्डेन ने सदन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली के पहले दिए हुए बयान को दोहराते हुए यहाँ भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा उपायों की समीक्षा की घोषणा की। उन्होंने सांसदों से कहा, हम लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर हुई तोड़फोड़ और हिंसक कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं। उच्चायोग और उसके कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह के कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा, उच्चायोग के आसपास सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम किया जा रहा है और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव बदलाव किया जाएगा ताकि वे इस देश और भारत दोनों की सेवा करते हुए सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि रविवार को हुआ हमला इतने सालों में छठा बार है जब भारतीय उच्चायोग पर इस तरह का हमला किया गया है। उन्होंने कहा, रविवार को भारतीय उच्चायोग के बाद खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा की गई गुंडागर्दी इस देश के लिए शर्म की बात है। ब्लैकमैन ने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सप्ताह के अंत में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के हमले हुए हैं। हम अभी तक इस देश में खालिस्तानी चरमपंथियों को पनाह दे रहे हैं। क्या सरकार से हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराया जाए और इस देश में प्रतिबंधित किया जाए, इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों की हिंसा को अति गंभीर मानते हुए ब्रिटेन भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा करेगा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां ब्रिटेन के लिए अस्वीकार्य बताई। उन्होंने कहा, मैंने उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्लेवली ने कहा, हम भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। क्लेवली ने कहा, हमारा संयुक्त 2030 रोड मैप हमारी साझेदारी को रेखांकित करता है। यह दिखाता है कि हम साथ मिलकर बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हम दोनों देशों के लिए नए बाजार और रोजगार का सृजन, साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। हम भविष्य के लिए दोनों देशों में रिश्ते गहरे करने चाहते हैं। 5 भारतीय नाविक जिन्हें 400 दिनों तक बिना किसी आरोप के ईरान के चाबहार सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था, वे आज भारत लौट आए हैं। इन चारों को चाबहार और कोणार्क, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत ईरान में अधिकारियों के साथ जांच पूरी होने तक भारत जाने की अनुमति नहीं थी। बताया जा रहा है कि उनकी वापसी का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया गया और भारतीय विश्व मंच द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है। भारत के दूतावास तेहरान ने केंद्र को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज तक उन्हें रहने और खाने की सुविधा प्रदान की थी। अनिकेत येनपुर, मदार वल्लीकर, नवीन सिंह, प्रणव कुमार और तमिल सेल्वन रंगासामी को उनके जहाज आर्टिन-10 के साथ हरमोन की खाड़ी में 20 फरवरी 2020 को ईरानी सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। इन पांचों को नशीले पदार्थों की तस्करी की आपराधिक साजिश का संदेह में गिरफ्तार किया था। इसके कारण पांचों को जेल में 400 दिन बिताने पड़े थे, लेकिन इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद भी आसान नहीं थी ज़िंदगी। हालांकि उसके बाद उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। उन्हें रिहा करने के बाद भी पासपोर्ट नहीं दिया गया था और वे सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए काम करने वाले संगठन इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की गुहार लगाई ताकि अपने नियोक्ताओं द्वारा झूठे आरोपों में कैद एवं यातनाएं झेल रहे इन युवाओं को शीघ्र स्वदेश लाया जा सके। अमेरिकी नौसेना द्वारा लगातार दूसरे दिन दक्षिण चीन सागर में विवादित पारासेल द्वीप समूह के आसपास विध्वंसक को रवाना करने के बाद शुक्रवार को चीन ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। बीजिंग ने दावा किया कि यह उसकी संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन है। क्षेत्र में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये चेतावनी आई है। चीन ने दावा किया कि गुरुवार को अमेरिका ने यूएसएस मिलियस निर्देशित मिसाइल युद्धपोत को पारासील द्वीप समूह के पास रवाना किया, जिसके बाद चीनी नौसेना और वायुसेना ने अमेरिकी पोत को दूर कर दिया था। हालांकि अमेरिका ने इस दावे का खंडन किया है। अमेरिका ने शुक्रवार को जहाज को फिर से द्वीपों के आसपास के क्षेत्र में रवाना किया जिन पर चीन का कब्जा है, लेकिन ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना दावा करते हैं। इसे एक नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता कहा जाता है, जो तीनों देशों से एक सैन्य पोत के जाने से पहले या तो अग्रिम अधिसूचना या अनुमति की आवश्यकता को चुनौती देता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले और दुनिया के तीसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया। 644.49 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इससे वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर व दशाश्वमेध घाट का सफ़र आसान हो जाएगा। अभी यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को
बनारस की संकरी गलियों में घंटों घंटों तक जाम से जूझना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन हर हर महादेव का नारा लगाते हुए किया। उन्होंने कहा कि बनारस कैंट और विश्वनाथ कॉरिडोर की दूरी कुछ मिनटों की रह जाएगी। लोगों का मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन जाम की वजह से वह नहीं जा पाते। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट नहीं है, रोपवे स्टेशनों में खाने पीने और ख़रीदारी की भी सुविधा होगी। इससे यह बिजनेस और रोजगार का एक और सेंटर बनेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस के करीब 1780 करोड़ की लागत वाले 28 अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बनारस एयरपोर्ट पर नया एटीसी टावर का शिलान्यास किया गया है। इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है उससे भी सुविधा बढ़ेगी। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बनारस वासियों के लिए सौगात की थैली लेकर सुबह 9:55 बजे वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री और अपने सांसद के स्वागत के लिए बनारस के लोग भी सड़कों के किनारे मौजूद थे। वाराणसी के लोगों ने मोदी मोदी का नारा लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लोग कहीं शंखनाद करके तो कहीं पुष्प वर्षा करते हुए पीएम का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने रोपवे का शिलान्यास करते हुए इसकी खूबियां बताई। कहा कि यह न केवल देश का बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे होगा, बल्कि यह दुनिया का तीसरा रोपवे बनेगा। इससे वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एक नज़र में रोपवे का प्रोजेक्ट 3.8 किलोमीटर लंबा होगा। रोपवे 16 मिनट में तय होगी दूरी। स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट के साथ नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड करेगी प्रोजेक्ट पर काम। 2 मिनट के अंतराल में चलेगी कुल 150 ट्रॉली कार। भूतल से 50 मीटर की ऊंचाई पर चलेगी ट्रॉली कार। प्रत्येक ट्रॉली कार की क्षमता 10 पैसेंजर की होगी। रोपवे से एक तरफ से हर घंटे कम से कम 3000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पुर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। ये अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। इजराइल की संसद ने गुरुवार को न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित किया है। संसद से यह कानून ऐसे समय पारित हुआ है जब सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अब देश निरंकुशता की ओर बढ़ेगा। बहरहाल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने कानून को मंजूरी दे दी है। यह कानून 120 सीटों वाली कैसेट संसद में 61-47 मतों से पारित हो गया है। नया कानून इजरायली नेता को शासन करने से अयोग्य करार दिए जाने से बचाएगा। उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को अनुपयुक्त समझे जाने पर कानूनी बदलाव किए जा सकेंगे। न्यायिक नियुक्तियों के अलावा इसमें संसद को यह अधिकार मिलेगा कि पसंद न आने पर वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट सकेगी। इसी के विरुद्ध प्रदर्शन और उग्र हो गए हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अपमानजनक और भ्रष्ट कानून करार दिया है। लैपिड ने कहा कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। बता दें कि लंबे समय से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने कथित तौर पर इजराइल की न्यायपालिका को कमजोर करने की अपनी विवादास्पद योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बीते दिनों पीएम नेतन्याहू ने बिल में नरमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो समाधान तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे पक्षों की चिंताओं पर विचार कर रहे हैं। हम पहले ही बदलाव कर चुके हैं। यह बिल न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करेगा, जिसका इजराइल के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम न्यायपालिका को कमज़ोर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद।